बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा केस, मखदूम अली खान की तरह शाहिद हामिद ने भी दर्जनों सवालात के जवाब से खुद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। सिर्फ एक समात पर पूछे गए 26 सवालात का जवाब ना तो मखदूम अली खान दे सके, ना ही शाहिद हामिद ने दिया। अब मनी ट्रेल से लेकर कतरी शहजादे के खत तक दलाइल के लिए क्या सलमान अकरम राजा तन तनहा लड़ेंगे? पीटीआई के वकील नईम बुखारी मुकदमे से गायब, आखिर वो कहां पर हैं? जस्टिस खोसा ने जरूरत पड़ने पर वजीर आजम समेत किसी को भी बुलाने का इंदिया दे दिया है। मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए नए बयान में नया क्या था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि मेट्रो बस के इफ्तिताह पर शरीफ बरादरान जनूबी पंजाब के अवाम पर सदके वारी और कुर्बान। एनएफसी अवार्ड के 300 अरब में से 28 अरब का मेट्रो लॉलीपॉप दिया। पंजाब हुकूमत जनूबी पंजाब की 163 स्कीमों के 2 अरब पहले ही लाहौर की एक सड़क पर लगाने की मंजूरी दे चुकी है। जनूबी पंजाब के लिए अलग सूबे से लेकर अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने तक कोई भी वादा पंजाब हुकूमत वफा नहीं कर सकी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि हुकूमत ने अवामी शिकायत का अजाला और अफसरान के एहतसाब करने वाले इदारे विफाकी मोहतसब के पर काटने का फैसला कर लिया है। अवाम को मुफ्त इंसाफ फराहम करने वाले विफाकी मोहतसब के इख्तियारात में कमी का फैसला किया गया। विफाकी मोहतसब को कमजोर करने के पीछे कौन से मुंह जोर इदारे मौजूद हैं ये भी आपको बताएंगे। और 1983 में कायम किए गए इस इदारे के फैसलों से क्या मौजूदा हुकूमत खौफजदा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, पैनामा की बात करेंगे। आप खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो आज की समात को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज की समात जो अंग्रेजी में वो जो कहा जाता है ना कि इट वाज नॉट अ बैंग, इट वाज जस्ट अ विम्पर, कि वो जो हमारा ख्याल था या हमारी उम्मीद थी कि आज बहुत बड़े इंकशाफात फाइनली आएंगे। ज़ाहिर है पैनामा के बाद एक मुल्क में कोहराम आया हुआ है और इतने बड़े फ्लैट निकल आए हैं, पूरी दुनिया में हमारा एक जागनसाई हो रही है। तो उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म के वकील हैं मखदूम खान जो है मखदूम अली खान साहब, उन्होंने तो पहले कह दिया कि जनाब ये अदालत का इख्तियार ही नहीं है इसको ज़्यादा सुनने का, और प्राइम मिनिस्टर का तो कहीं नाम ही नहीं है। उन्होंने तो सारा जो है ना कानूनी नकात के पीछे जो है ना अपना रिफ्यूज ले लिया था। अब इंतज़ार था कि मरियम बीबी के वकील आज आएंगे तो आज से पटाखे जवाब जिसके हम सब मुंतजर हैं, पूरा मुल्क मुंतजर है कि हमें कोई मनी ट्रेल बताएं, कोई रसीदें बताएं। तो आज मुंतजर से तो उन्होंने वो भी नज़र रसीदें देते हुए वो भी नहीं नज़र आ रहे। उनका जवाब बड़ा मज़ेदार था। मैं आसान लफ्ज़ों में लुबे लुबाब बता देता हूँ कि उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा, उन्होंने कहा जनाब मेरी जो क्लाइंट हैं मरियम बीबी, उन पर तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। सही, अच्छा, उन पे तो इसलिए उनको डाला गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं। और जो जवाब दिए मखदूम साहब ने, समझ लें कि 90% मेरे भी वही जवाब हैं। मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए तो मेरे भी कोई जवाब नहीं है। और बाकी जो 10% जवाब हैं उनका जी वो ये जो मेरे बाद आएंगे ना सलमान अकरम राजा साहब वो देंगे, यानी अब बोझ उनके ऊपर डाल दिया जो है। उन्होंने कहा मतलब ये जरा एक मिनट में सारी आपकी बात काटूं, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? नहीं, एग्जैक्टली आज यही हुआ है कि उन्होंने कहा जी वो जो मखदूम साहब है जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जो है, तो उन्होंने कहा जी 90% मेरे भी वो जवाब समझे और जो बाकी चीजें हैं वो आने वाले वकील ये शाहिद हामिद साहब ने फरमाया। और शाहिद हामिद के बारे में इन फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने फीस ली है वहां पे ऑरेंज ट्रेन केस में, जो यहाँ पे वजीर आजम के बच्चों से नहीं लेंगे क्योंकि इनको वाया भटिंडा अदा की गए। तो मतलब ये है कि ये भी वजीर आजम के लिए एक तरह का मुफ्त का केस लड़ रहे हैं। ये मुफ्त के वकील जो हैं उन्होंने कहा 90% उन्होंने जवाब दे दिए, 10% मेरे आने वाले बाद देंगे। तो शायद हामिद साहब वहां पे अपने मुंह दिखाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। 3.5 करोड़ पे ऑरेंज ट्रेन से लेने के बाद अगर इतना काम करना था जनाब के मुझ से पहले वाले 90% बता दिए, जो आने वाला है मेरे बाद वो 10% बता दें। वहाँ बैठ के भी सारे लोगों को ये हंसी जरूर आ रही थी। उन्होंने कहा जी उन पर इल्ज़ाम ही कोई नहीं है कि ये ना जमात इस्लामी की पिटीशन में है ना उनकी उस पर है। अब ये हम सोच रहे थे कि इल्ज़ाम तो बहुत सख्त हैं, उन पर सारा घूम फिर के मरियम बीबी पे ही आ रहा है कि जनाब ये एक तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने, ज़ाहिर है ये अल्फाज ज़रा सख्त हो जाते हैं कि उनको फ्रंट पर्सन का हो, कि ये फ्रंट थी मियां नवाज शरीफ की, मगर उन्होंने बेनामी का लफ्ज़ यूज़ कर दिया जो पीटीआई की पिटीशन में है कि बेनामी में इनके नाम वो रखा गया था सारा। तो ये सारा इल्ज़ाम ही उनके ऊपर है। वैसे नायब लॉ के तहत बेनामी में भी अगर आप अपने बच्चों के नाम पे जायदाद रखें, नायब कानून के तहत उनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती हैं और होती रही हैं। बल उसमें फिर
अब सवाल दो चार जो आ जाते हैं सामने, सबसे बड़ा तो ये है कि मेरा ख्याल है वो जो 26 सवाल हम अपनी स्क्रीन पे, मेरा ख्याल प्रोड्यूसर साहब भी दिखा रहे हैं, जो अगले दिन जो है अदालत ने पूछे थे कि जनाब ये हमें 26 सवाल हैं, ये हमें बता दें कि ये हम किससे पूछें। मखदूम साहब ने कहा था कि मैं नहीं बता सकता, प्राइम मिनिस्टर पर नहीं है, ये बाद वाले बताएंगे। वो बाद वालों ने कहा है कि उसके बाद वाले बताएंगे। पर ये आप क्रेडिट दें कि अच्छे वकील रखने का मजाक उड़ा रहे हैं, महंगे रखने का, ये तो फायदा है ना। ये नईम बुखारी साहब पे ये क्वेश्चन आ गया है, फॉर एग्जांपल, ये थोड़ी सी बात हट जाती है कि वो दो जब से उनकी अपनी वो जो प्रेजेंटेशन थी वो ख़त्म होने के बाद वो सिर्फ 2 दिन आए हैं, वो गायब हैं सुली तौर पे। इस तरह के मुकदमे के अंदर जब जमात इस्लामी का जवाब आ रहा है, उनको वहाँ बैठना चाहिए कि उनको इसके बाद इनके जवाब का भी जवाब देने का एक मौका मिलेगा। उसमें नोट करते हैं ये मखदूम अली खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील हैं, वो वहाँ बैठे होते हैं, वो नोट्स ले रहे होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब बैठे होते हैं, शाहिद अहमद, उनकी पाकिस्तान की सबसे महंगी लीगल टीम बैठी नोट्स ले रही होती है। अब यहाँ जिस तरह जमात इस्लामी के मुफ्त के वकील थे, तो जो उन्होंने जमात इस्लामी का मजाक उड़ाया वही भी ठीक था। यहाँ भी पीटीआई का भी यही हाल है, क्योंकि शायद मेरा ये ख्याल है कि उनको पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो पीटीआई के रुकन है। अच्छा। तो मैंने एक से पूछा भी, उन्होंने कहा जी वो क्यों नहीं बैठे हुए। उनका जी जाहिर उन्होंने रोजी भी कमानी है, और आपको याद होगा उन्होंने कहा कि मुकदमे जो है ना वो मौक्कल हारते हैं, मौक्कल हारते हैं, वकील नहीं हारता। तो वो वकील वहाँ पे फिलहाल मौजूद नहीं है। उनको मेरा ख्याल है, फॉर एग्जाम्पल आज बड़ा क्रिटिकल आया था, आज के सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के मुकदमे में ये थी शाहिद अहमद साहब के कि उन्होंने मोहतरमा मरियम बीबी का नया जवाब दाखिल किया। पहले ही जवाब दाखिल कराया गया था, सही है। और आज उन्होंने नया कराया, उस नए जवाब की भी बात आज नहीं। तो असूली तौर पे नईम बुखारी साहब को वहाँ पे होना चाहिए था कि जनाब ये ऑब्जेक्शन कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं की। तो उनके बिहाफ पे फैसल चौधरी साहब जो कि फवाद चौधरी के छोटे भाई हैं और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, उनको यह अकल थी, वो फ़ौरन डाइस पे आके उन्होंने कहा जनाब ये दरमियान में मुकदमे में कि आप ये जो नया जवाब दे रहे हैं, जवाब अपना बदल रहे हैं, तो हमें तो कॉपी बताएं ये क्या है। तो ज़ाहिर कॉपी तो उनको मिल गई। तो हम गौर कर रहे थे कि नए जवाब क्या है उसमें। तो हम कोई जितने के वकील हैं, मतलब वकील नहीं हैं, तो मुझे लग रहा है, और क्लास साहब आप भी पढ़ रहे थे सारा, कि हमें लगता है कि उसके अंदर जो है ना नए जवाब में और पहले जवाब में ये जो नई आईसीआईजी की तरफ से आ गई है मिनर्वा कंपनी के जो उन्होंने सबूत भेजे हैं, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। पिछले में तो वो नहीं मानते थे, पिछले अच्छा, जवाब में इनका कोई जिक्र नहीं था मिनर्वा का, और उन्होंने आज की उसमें मिनर्वा का मान लिया है कि, और 2006 से थोड़ा सा मुझे लगता है कि पीछे गए हैं, कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2005 2005 तक थोड़ा सा सिरक गए हैं, क्योंकि उसके अंदर लेटर्स आए हुए एफिडेविट की जो 2005 की खतो किताबत का वो करते हैं। बाकी वो उसमें से तमाम चीज़ से मुकर गई हैं कि उन्होंने जो जवाब दिया है कि जो एफआईए में ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की जो एफआईए है उसमें और मोन्सेका में जो वो आपस में एक्सचेंज हो रहा था ईमेल्स का, उन्होंने कहा जी मेरा उन ईमेल से, उन नोट से, वो तमाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 चीज़ों से ताल्लुक उसमें है, एक उसमें जो पासपोर्ट की कॉपी लगाई गई है वो भी मेरी है, और एक सांबा बैंक का लेटर है, ये नए वाले उसमें है। ये कल परसों जो उनकी तरफ से जर्मन अखबार की तरफ से आया ना कि ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो ये मज़ीद सबूत ले लें। तो उस सबूत में एक सांबा का बैंक का लेटर है जो कि सऊदी अरेबिया में जब मरियम बीबी और सारा ख़ानदान था तो उसके अंदर उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी टाइप थी कि हाँ इनका ताल्लुक है। उस लेटर को एक्सेप्ट किया उन्होंने, और पासपोर्ट की ये कॉपी इन्होंने जो दिखाई है वो भी मेरी है, बाकी को नहीं। अब ये 2-4 सवाल इसमें बड़े आ जाते हैं। सबसे पहला तो वो है कि वो 26 जो है सवाल वो हमारे मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे, हम भी लोगों को याद कराना चाहते हैं, बड़े अहम सवाल आते हैं। मनी ट्रेल से रिलेटेड वो जो सवाल हैं कि जनाब ये किसका पैसा था, कहाँ से आया, कब गया, वो रसीदें किधर हैं, ये 2006 से पहले का है नहीं है, ये जज हजरात जो पूछते रहे हैं उन 26 सवालों का जवाब कौन देगा। दूसरा कि जो नया जवाब आया है उसके मतलब वो एक नया आ जाता है। बाकी शायद हामिद साहब का ये ज़रूर है कि ये जवाब तो शायद वो मेरा ख्याल जब ये सारी प्रेजेंटेशन देंगे फिर जज पूछेंगे, मगर आज एक ही जजेस ने थोड़ा सा सवाल पूछा तो वो बस शायद आमिद साहब थोड़ा सा
लड़खड़ा गए थे। अच्छा। सिर्फ वो, और उसमें 3.5 करोड़ की फीस लेने के बावजूद लड़खड़ा गए ऑरेंज ट्रेन में। ब्रेक पे जाएं तो उसके बाद बताएंगे कहाँ लड़खड़ाए थे। बिल्कुल सही है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे ये तो जानेंगे कि कौन से सवाल पे कहां पर शाहिद साहब लड़खड़ा गए थे, लेकिन इसके साथ साथ उन अहम 26 सवालात का जवाब आखिर कौन सा वकील देगा, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पनामा केस की बात कर रहे हैं। शाहिद हामिद कौन से सवाल पर लड़खड़ा गए थे आमिर साहब? सर वो बिल्कुल लड़खड़ा गए जबकि आसिफ खोसा साहब ने, जस्टिस आसिफ खोसा ने, उन्होंने कहा जनाब एक इल्ज़ाम ये है कि मरियम बीबी ने, उनके वालिद साहब ने उनको 2 करोड़ से ज़्यादा का तोहफा दिया था, उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में नहीं दिखाया हुआ। तो इन्होंने कहा जी वो नहीं, उन्होंने अपने गोशवारों में दिखाया। उन्होंने कहा नहीं टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया हुआ। तो वो कहने की ये कोशिश कर रहे थे कि जनाब सफदर साहब ने सिर्फ 2 साल पहले अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने शुरू किए हुए थे, और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब उनके पास पहले जो है ना वो टैक्स देते थे। पहले क्या टैक्स देते थे? वो तो तनख्वाह में से MNA के तौर पे, या कभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो जो एट सोर्स पैसे कटते हैं, जो हमारे भी सबके कटते हैं, मगर मैंडेटरी है, लाजमी है कि आपको फाइल करना पड़ता है जो अब इनकम 4 लाख से ज़्यादा हो। जो मुझे याद पड़ता है पहले 2 लाख शायद होती थी, कि जिसका मतलब है 33 रुपये महीने से ज़्यादा अगर किसी की आमदनी है, उसके लिए लाजिम है कि वो टैक्स फाइल करे, टैक्स रिटर्न्स फाइल करे, जो कि सफदर साहब नहीं करते रहे। और वो 2 करोड़ रुपया क्योंकि ज़ाहिर उनकी बेगम का उनको दिखाना था, टैक्स रिटर्न्स में नहीं हुआ, तो आज उनका, तो मैं समझता हूँ उनकी तो बलि आज तकरीबन चढ़ गई है। याद रहे कि सफदर साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी ये ट्रस्टी वाली जो मरियम बीबी की बात ना बताने के ऊपर, और अब ये नई चीज़ आ गई है, पहले ही मुकदमा चल रहा है नौज़ादा सलाहुद्दीन अब्बासी का, जो इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से ये फैसला हो जाए। तो ये वाला तो आज मामला जो है ना, वहाँ पे जब उनसे पूछा गया तो उनका नहीं जी ये बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, और वो बाद में बहस भी कर रहे थे कि जनाब इसमें इलीगैलिटी नहीं है। इतने बड़े वकील हैं पर वो मान नहीं रहे थे कि ये मैंडेटरी है टैक्स फाइल करना। अगर 1 से ज्यादा 3.5 करोड़ रुपए की फीस के बाद तो बंदा मान ले वहां पे अदालत में जी हमारा कसूर है, तो फिर फीस देने का क्या फायदा है? मतलब क्वेश्चन जो मेन ये आ गया है कि वो जो उन्होंने ICIJ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मरियम बीबी ने चंद के सिलेक्टिवली उनमें से कुछ मान लिए, बाकियों को क्या है ये सब मैं नहीं मानती, ये बिल्कुल मेरे साइन भी नहीं है, वो नहीं है। तो ये अब कैसे साबित होगा? ये PTI जो है, नईम बुखारी साहब आएंगे, बैठेंगे, तो उन्होंने कैसे बताना है कि जनाब ये सही है? याद रहे कि हुसैन नवाज ने ये माना था कि ये एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी ना। अगर ये होता, और ये दुनिया में ICJ वाले कह चुके हैं अपने उसमें, कल परसों जो उनकी ट्वीट चली कि दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसने रद्द किया हो ICIJ के डॉक्यूमेंट्स पे। आइसलैंड का वजीर आजम छोड़ के चला गया, बरतानिया वालों ने माना, सिर्फ पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। उसके बावजूद हुसैन नवाज को कम अज कम इतना जरूर माना कि ये ठीक है, कि ये तफसील दी, और मरियम बीबी ने पार्शली उसकी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया है कि इसमें फला चीज ठीक है। ठीक है, आप तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, मानने की बात कर रहे हैं, तो याद रहे कि आज जो नया जिक्र मिनर्वा के हवाले से आया है, जो मिनर्वा एक्सेप्ट कर लिया, पहले नहीं थे करते। बिल्कुल यही तस्लीम करने के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं। अप्रैल 2016 में पनामा का ये स्कैंडल मंजर आम पर आता है, और इस स्कैंडल के 1 हफ्ते के बाद अरशद शरीफ साहब हमारे ही प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, और हमारे प्रोग्राम में उन्होंने इसका जिक्र किया था। आज यही चीज मिनर्वा के हवाले से मरियम के बयान में तस्लीम कर ली गई है, वो पहले आपको क्लिप सुनाते हैं। प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड ये भी उनकी कंपनी है, नेस्कॉल लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंपनी है, नीलसन लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंपनी है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक बाकायदा तौर पे ट्वीट किया कि जनाब मैं तो सिर्फ एक ट्रस्टी हूं, और एक ट्रस्ट है, और किसी कंपनी की ओनरशिप या बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, यह बाकायदा ट्वीट किया। और जो शरीफ फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट जारी की उसमें भी यही कहा गया कि जनाब वो सिर्फ ट्रस्टी हैं और बेनिफिशियल ओनर नहीं है। जब आप नेस्कॉल लिमिटेड के डॉक्यूमेंट पे जाते हैं जो कि 2006 का 7 फरवरी 2006 का है, और इफेक्टिव होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से
13 मई 2004 से, तो इस पे आमिर मतीन साहब साइन है मरियम सफदर के। तो शायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा सही कह रही हो कि उनका एक है, ये मरियम सफदर के साइन है। जो नीलसन कंपनी है उसका भी ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने, उस पे लिखा हुआ है द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी इज मरियम सफदर। क्या लिखा है? बेनिफिशियल ओनर, यानी इस कंपनी का जो फायदा है वो मरियम सफदर साहिबा को जाएगा। ये वाली कहानी जब चलती है तो जो दूसरी नेस्कॉल है, इस हवाले से भी इसमें लिखा जाता है डॉक्यूमेंट में, ये डॉक्यूमेंट 22 जून 2012 का है कि द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी इज मरियम सफदर। और अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया था, जनाब मैं तो सिर्फ एक ट्रस्टी हूं। यकीनन वो ट्रस्टी भी हैं, वो है मिनर्वा ट्रस्ट। मिनर्वा ट्रस्ट की वो ट्रस्टी हैं, और मिनर्वा ट्रस्ट से आगे फिर ये नेस्कॉल और नीलसन, जिसकी बेनिफिशियल ओनर इसमें कहा गया है इन दस्तावेजात में जो पानामा लीक्स में आए हैं कि वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है। यकीनन उनके भाई भी हैं, हसन नवाज भी हैं, हुसैन नवाज भी हैं, और हुसैन नवाज साहब हैंग ऑन प्रॉपर्टीज में इनके सिग्नेचर्स नजर आते हैं। जो कुंबर ग्रुप है, कुंबर ग्रुप में जो सिग्नेचर नजर आते हैं वो दो नजर आते हैं, एक मरियम सफदर साहिबा का नजर आता है, एक हुसैन नवाज साहब का नजर आता है, जो कि बेनिफिशियल ओनर हैं इन कंपनीज के। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी डेनमार्क की कहानी खुलनी है। ये क्लिप हमने दिखाया क्लासा साहब 10 महीने पहले अरशद शरीफ साहब हमारे प्रोग्राम में एक चीज बता रहे हैं, और 10 महीने के बाद मरियम साहबा उस चीज को ऑन कर ली है, तस्लीम कर रही है। डेफिनेटली अरशद का क्रेडिट है कि जो चीज़ आज उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में मानी है, या जर्मन पेपर ने जो 2-4 दिन पहले डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, उससे पहले जो इमरान खान ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो रिलीज किए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो अरशद ने 1 साल पहले हमारे प्रोग्राम में शेयर किए थे। एक कॉम्बर भी उन्होंने जिक्र किया, अरशद ने भी कुछ डेनमार्क का भी जिक्र किया है। मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा को 3-4 मजीद बयानात भी देने की जरूरत पेश आएगी, और उनको अपने स्टेटमेंट जो है एक एक करके उसमें मजीद चेंजेस की जरूरत पड़ती रहेगी। अभी तो मिनर्वा को उन्होंने माना है, फिर अरशद वो कह रहे थे कॉम्बर भी एक उसमें आ रहा है, जिक्र आ रहा है उसमें, जो डॉक्यूमेंट सामने देखें, अभी डेनमार्क की बात भी होनी है, लंबी कहानी है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज पढ़ी है मरियम के उसमें स्टेटमेंट में, वो ये कह रही हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उस पर मेरा ख्याल है क्योंकि हमारा मीडिया फोकस नहीं कर पा रहा या हम करना नहीं चाहते, वट एवर। एक तो ये कि उनको अगर उनके दादा के वो बड़े प्यारे उनके पोते थे हुसैन नवाज जो हैं, अगर इस तरह के कामों में दादा सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी एक बच्चे को देना चाहिए ना, आउट ऑफ 10, 20, 15 जितने भी पोते पोते हैं या जो भी हैं, वसीयत लिखी जाती है। और वो वसीयत का भी जो मुझे एज अ नॉन लॉयर जितनी समझ आए कि विरासत के कानून में अपनी जिंदगी के अंदर उस वसीयत को आप एक्सरसाइज करते हैं, बाद में उसकी वैल्यू नहीं है अगर वो बाद में आए। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जब इनकी आपको याद होगा, हमने जो इनकी फैमिलीज में लड़ाई हुई थी अर्ली 90s में, उस पे केसेस किए उनको इन्होंने, मेरा ख्याल खालिद सिराज साहब थे, मियाँ खालिद सिराज साहब जिनके कज़न थे, जिन्होंने लेटर लिखा था रहमान मलिक की इंक्वायरी रिपोर्ट में है, उस वक्त इन्होंने तमाम ने उस पर लड़ाई की थी, उसकी पोजीशन पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। मुझे समझ नहीं आ रही कि जब दादा जो हैं वो एक अपने पोते को प्रॉपर्टी दे रहे थे हुसैन नवाज को, अगर ये फैमिली के दरमियान लड़ाई हो सकती है, इत्तेफाक ब्रदर्स में जो साथ थे अर्ली 90s में जो हमारे सामने आई, तो उस वक्त लड़ाई क्यों नहीं हुई जब दादा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही पोते को दूंगा? क्योंकि फिर तो आपके शरीयत के तहत शरीय जो है, हिबा के कानून के तहत भी वसीयत होती है और उनकी जिंदगी के अंदर वो एक्सरसाइज होती है। एक अदाद मेरा ख्याल है वसीयत जो है इन्हें पेश करनी पड़ेगी। होगा वैसे इनके पास वसीयतनामा? भाई अगर कतरी खाता आ सकते हैं तो वसीयत भी आ जाएगी, वो तो कोई मसला नहीं आना चाहिए। आई होप कि उनके पास किसी न किसी रिकॉर्ड में मौजूद होगी कि दादा ने अगर किए, ये सारी प्रॉपर्टी शिफ्ट होगी, ट्रांसफर हो गई है, हो सकता है दादा ने एक लेटर लिखा हो उनको। मैं एक तरह की उस अल्फ लैलवी कहानी खुद लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुमकिन है कि दादा ने एक लेटर लिखा हो उन्हीं को, जासिम साहब को, कि जनाब आप मेरे कारोबारी थे, मैं अब एक काम करें, मेरा ये फलां पोता, फलां नाम, ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, सारी जितनी मेरी सेटलमेंट होनी है ना, आप एक मेहरबानी करें, ये सारी सेटलमेंट जो है ना, सारी प्रॉपर्टी जो मुझे आपने देनी है, वो लंदन के जितने भी 1 अरब के हैं, जितने की भी हैं फ्लैट्स, वो हुसैन को दे दे। कोई खत मौजूद होगा, कोई लेटर मौजूद होगा, उसके बाद तो ये उनको ये ट्रांसफर नहीं हो सकते ना। जब तक मेरे वालिद साहब या मेरे कोई इस तरह के अजीज हैं वो मुझे कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट तो मुझे चाहिए, जो मैं किसी जाके उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या किसी इंटरनेशनल किसी उसमें जहां पे रजिस्टर्ड होना है, जहां पे ट्रांसफर होने में, उनको पेश तो करूं। अगर कतर को भी इन्होंने किया है तो कतर को भी कोई खत भेजा होगा ना इन्होंने कि भाई साहब ये मेरा पोता है, बाकियों को छोड़ें, वो नलायक है, निकम्मे हैं, मेरा एक ही पोता काम का है, इसको दें। इसमें मरियम ने एक और बात बड़ी बिल्कुल, जो एक और अहम बात है वो भी हम ब्रेक से वापस आके जानेंगे। इसके साथ साथ कुछ विफाकी वुज़रा की जुबान की भी बात करेंगे कि बजाय सख्त जुबान इस्तेमाल करने के, एक्सक्यूज करने के बाद एक बार फिर से उन्हीं चीजों पर कायम है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनेमा केस की बात हो रही है, मरियम सफ्दर के हवाले से आप डिस्कस कर रहे थे क्लास में। 2-4 नई चीजें बता रहा था कि इसमें नई क्या चीजें थी। एक तो मिनर्वा निकल आई, जैसे हमने कहा वो नई चीज होगी। कॉम्बर का सुनेंगे, शायद एक नया स्टेटमेंट आएगा। डेनमार्क की बात अरशद कह रहे थे, एक और मतलब 3 लेटर्स की तवक्को रखे मरियम नवाज शरीफ साहबा के वकील की तरफ से कि शायद वाली बात बयान है। अहम चीजें उन्होंने 2-4 और की जो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों के नई चीजें थी। एक तो हुसैन नवाज के बारे में उन्होंने कहा जी उनकी 2 फैमिलीज हैं, मीन्स के 2 शादियां हैं, 7 बच्चे हैं, उसको बेस बनाया है मरियम ने। वैसे मुझे ये तकलीफ ज़रूर है कि पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, 35 साल से सियासत में, हमें ये भी नहीं पता कि उनके कितने बच्चे हैं, बच्चों की कितनी शादियां हैं, और उनकी एक 2 चीज़ उसमें कि नेशनैलिटी है, उसमें जिक्र किया कि 2 मुख्तलिफ हैं। अब ये इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामला आ जाते हैं कि आपके सऊदी से अगर आपकी बेगम है तो आया जो ये सारे तल्लुकात होते हैं वो इकोनॉमिक्स पे हैं या ज़ाती तल्लुकात पे। प्लीज ये बातें वहाँ पे बैठ के ना नई बुखारी साहब को नोट करने वाली हैं, इस पे बात कीजिएगा जरूर। नई बुखारी पे बात करते हैं, नहीं आता उस पर बात करते हैं कि ये पूछा जाना चाहिए कि वो उन्होंने उसमें नेशनैलिटीज़ का नहीं लिखा उनका हुसैन नवाज का। मेरा ख्याल है ये बात पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इस केस के लिए भी ज़रूरी है पूछी जाए कि उनकी नेशनैलिटीज़ क्या हैं, उनकी बेगमात की, जैसे आप कह रहे हैं केस से बड़ा इनका अहम इनका ताल्लुक है। सारे एसेट्स एक दफ़ा मांग लेने चाहिए, क्योंकि केस ये है डिटरमिन करना कि आया ये जो सारी जायदादें हैं ये इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर के मुख्तलिफ द्वार में की गई है या नहीं है। अगर वो सामने आ जाए तो आसानी हो जाएगी, किस्तों में आ रही हैं डिटेल्स। अच्छा, इसमें मरियम कहाँ पे फिट हो रही हैं? ये फैमिलीज की शादियों का जिक्र करना, अब ये फैमिली सीक्रेट था जो आज सुप्रीम कोर्ट में उसको एक्सपोज करना पड़ गया इनको। ये फैमिली सीक्रेट था ना, हुसैन नवाज की 2 शादियां हैं और माशाल्लाह उनके 7 बच्चे हैं, फेयर एनफ। अब मरियम कहाँ पे फिट हो रही हैं इस पूरे इसके डिस्क्लोजर के साथ? वो ये कहती हैं कि मेरे भाई को फिक्र पड़ गई थी हुसैन नवाज को कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो ये मेरे बच्चों में, क्योंकि 2 फैमिलीज हैं, 2 बीवियां हैं, 2 डिफरेंट बच्चे हैं, तो काल को बीवियों को नेशनलिटीज डिफरेंट है, लिहाजा काल को इनके दरमियान लड़ाई ना हो जाए आपस में, जैसे फैमिलीज में हो जाती है। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब कि इस बहाने मेरे भाई ने मुझे दरमियान में डाला। अब जरा आपको गौर गौर फरमा रहे हैं अमर साहब, द प्लॉट थिकन्स। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को फिक्र पड़ गई कि खुदा ना खास अल्लाह ना करे कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। बच्चों से ज्यादा मेरी जो बेगमात हैं तो डिफरेंट नेशनलिटीज की हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की हैं, उनके दरमियान लड़ाई ना हो जाए। लिहाजा उन्होंने सारे के सारे फ्लैट्स उन्हीं के नाम पे रख के हुसैन नवाज के उन्होंने मुझे साथ में अटैच कर दिया, जिसके हम डीड की बात करते हैं, बेनिफिशियल ओनर की बात करते हैं। उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं था वो जायदाद मेरी है, दैट्स व्हाट्स वो सुप्रीम कोर्ट को पता आ रही, वो मेरी नहीं है, वो ये हुसैन की है। हुसैन को दादे नहीं दी थी और दादे को मिली थी वहां से, ये कतर से। मैं सिंपली अगर खुदा ना खास्ता मेरे भाई को कल को कुछ हो गया तो ये जो प्रॉपर्टी है, लंदन के फ्लैट्स हैं या हुसैन के जितने बिजनेसेस हैं, मैं एज बेनिफिशियर उसके ओनर के तौर पर या ट्रस्ट डीड के तौर पर मैं उनकी जो जायदाद है, अपने भाई की जायदाद उसके बच्चों में, उसकी बीवियों में मैं बांटूंगी। मेरा यहां तक रोल है जो मुझे समझ आया। आपको क्या समझ आई? मुझे इसमें समझ आई है आज की एक और जो नई इंपॉर्टेंट बात थी कि दोबारा इस बात पे एम्फसिस ले किया गया कि ये कफालत जो है ना ये दादी की है। पहले ज़ाहिर है मरियम बीबी ये कहती रही कि मेरे वालिद साहब का मकान था, अब उन्होंने जो ये कहना शुरू कर दिया कि ये सारा घर रहती हूँ अगर ये दरमियान दोबारा दिखा दिया जाए वो जो उनका इंटरव्यू था सना बुच्चा साहबा के साथ, तो वो बेहतर होगा कि मैं अपने वालिद के घर पे रहती हूँ, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो कहती है मैं एक्चुअली अपनी दादी के घर रहती हूँ। ये स्टेटमेंट वो ना शुरू से अलिफ लाला चल रही है, ये रोज नया प्लॉट नया चेंज हो जाता है। सो अभी प्लॉट के मुताबिक दादी का घर इसलिए बनता है कि वो ज़ेरे कफालत उनके होने में प्राइम मिनिस्टर पे, वरना अगर उनके कफालत होते हैं तो इनका केस अगर ये कहती हैं कि मैं अप्रूव हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की कफालत में थी तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बार आता है। बेसिकली वो चेस की गेम में मैं कहता रहता हूँ, बादशाह को इंसुलेट करना है, बचाना है। एक और बनता है, अगर ये दादी के ज़ेरे कफालत हैं, रेमंड का जो इनकी अंपायर है दादी की कफालत में है, वो चला रही हैं, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दर्जा दिया हुआ है इन्होंने रेमंड को, जहां पे वजीर आजम साहब का घर है, तो फिर सारी कफालत तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर रहे हैं। सारे फंड्स खर्चा जो है पिछले 4 साल से या चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो दादी की अगर कफालत है तो वो दादी के घर की कफालत जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस कर रहा है। इट मीन्स वो पब्लिक टैक्सेस जो है, पब्लिक मनी जो है, उस पे रेमंड का सारा उसका खर्चा चला। फिर ज़ेरे कफालत तो आप पूरी कौम के आ जाते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है आप तो उसके ज़ेरे कफालत। अभी आमिर साहब पर सना बुच्चा की बात की अगर आप कहें तो मेरे पास टीम कह रही है कि हमारे पास शॉट मौजूद है। 8 नवंबर 2011 की ये डेट है। सना बुच्चा के प्रोग्राम में मरियम साहबा क्या फरमा रही है, जरा वो पहले आप सुन लीजिए। मुझे
बहुत अफसोस हुआ ये चीज देख के। वो कहते हैं कि मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं या 6 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूं। ये आपने सुना क्लासेस साहब, अब आप क्या कहेंगे बाद में, क्योंकि नईम बुखारी साहब की बात होगी। मतलब उन्होंने कोई बड़ी शर्त नहीं रखी अपने ऊपर मरियम साहिबा ने। आई मस्ट अप्रिशिएट मरियम नवाज साहिबा। मैं माफी मांग लूंगी। नहीं माफी का भी नहीं कहा उन्होंने। डिडंट से दैट कि मैं माफी मांग, कहां गया उन्होंने? आप उनको गलत उनके मुंह में आप लोग मना डालें। मरियम ने हरगिज नहीं कहा कि मैं माफी मांग लूंगी। उन्होंने इतना कहा मरियम ने कि मैं मान लूंगी, और मरियम ने मान लिया। अगर मतलब जदाद, जब आप जदादें सामने हैं, जो इन्होंने कहा था कि मेरी तो कोई वो नहीं है, जदादें नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर इन्होंने 2010 से टैक्स जो दिखाए हैं, जो लाखों रुपए के टैक्स दे रही थी, तो ये किस जदाद पे मरियम नवाज टैक्स दे रही थी अगर इनकी पाकिस्तान में जदाद भी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में टैक्स डिटेल पेश की है? मतलब बंदा चकरा के रह जाता है। पनामा, लंदन, पाकिस्तान, लोकल जदादें, बहर की जदादें, आप कहते हैं मैं मान लूंगी, और मरियम नवाज साहब ने मान लिया। क्रक्स ये है क्लास साहब कि ये मुकदमा इस तरफ जा रहा है कि जाहिर है ये अदालत से वो सारे 26 सवाल तो पूछ रही हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा नहीं बुखारी मखदूम साहब कह गए कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये कह रहे हैं कि इल्ज़ाम कोई नहीं है। और वो आगे सलमान अकरम राजा साहब अगर ये कह देते हैं कि ये बच्चे तो बाहर रहते हैं, उनसे क्यों पूछ ही नहीं सकते आप, तो फिर ये है कि अगर ये रसीदें नहीं आएंगी, जो मैं समझ रहा हूँ इनकी पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है वकीलों की, तो फिर ये अगर वो जो सीधा पाकिस्तान में ये जो इनकम टैक्स के कानून है, एंटी करप्शन के हैं, कि अगर बच्चे के लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स हो जाते हैं कि आप बता ना सकें कि ये ज़राए आमदनी, ये वसाइल जो हैं ये कहाँ से आए हैं, तो फिर वो वालिद साहब भी उसके अंदर दोबारा आ जाते हैं, जितना मर्जी इंसुलेट करें। ठीक है क्लास साहब, नईम बुखारी साहब का जरा वो भी बताएं। आप वैसे एक और बात, आमिर साहब कहते हैं मुझे लगता है शायद वो मुफ्त के वकील हैं, आप भी ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल मुफ्त के वकील हैं। और मेरी एक दरखास्त है उनसे, अलीम खान साहब से, कि चलें 3 करोड़ 50 लाख रुपए तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। जहांगीर तरीन साहब बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास पैसे वाले। जहांगीर तरीन साहब और खर्चे पूरे करते, कौन कर मतलब है आपको एक ही बंदा मिला है जहांगीर तरीन के, वही सारे खर्चे, जहाज भी वो उड़ाए, बाकी चीजें भी वो चले, जहांगीर तरीन पर रहम फरमाएं आप। मैं अलीम खान साहब की तरफ चलते हैं। हजूर अगर 3.5 करोड़ रुपया ऑरेंज ट्रेन के नाम पे बकौल फवाद चौधरी के शाहिद हामिद को मिल सकता है, तो जहाँ नईम बुखारी साहब को इतना बड़ा मुकदमा है तो पैसे खर्च लें, उसमें खर्चा कर लें। अदरवाइज नईम बुखारी साहब इसको ये कॉमेडी शो की तरह ना चलाएं, जैसे कॉमेडी शो कुछ अर्सा पहले कर रहे थे। इट्स ए डैम सीरियस बिजनेस। आप आ नहीं रहे, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे केस की क्या प्रोसीडिंग हो रही है, आप भी बैठ के वहाँ पे टिकर पे आप अपनी आके वकालत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह देना मेरे जूनियर बैठे हुए हैं, वो नोट्स ले रहे हैं, ये जूनियर के नोट्स लेने वाला काम है। सो नईम बुखारी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी आके, लोग कहते हैं ना कि फ्री में, ये फ्री नहीं होता। इतने बड़े केस की मादरत के साथ नईम बुखारी साहब के कैलिबर से बड़ा केस था, नो डाउट उन्होंने अच्छी तैयारी की कि मैं स्टपरी के तौर पे फंस गया, लेकिन नहीं फंस नहीं कैसा। हामिद अली खान साहब मुझे जरा बात करना, पार्शली भाग्य होंगे कि उनको भी पैसे नहीं दे आ रहे थे। पैसों का मसला नहीं होता, ये आपकी आमिर साहब बहुत बड़ी आपकी मशहूरी हो रही होती है कि आप इतने बड़े लेवल का केस, इसी केस की बुनियाद पे करोड़ों रुपए की और फीसें लेंगे लोगों से। कि नईम बुखारी साहब उसमें वकील थे, ये मखदूम अली साहब कहाँ से आ गए, सलमान अकरम राजा साहब, शाहिद हामिद साहब, ये इसीलिए आते हैं कि इस तरह के केस से ये फ्री भी लड़ रहे हैं ना सर, इन्हीं केसेस की बुनियाद पे जो करोड़ों रुपए की और फीसें ले लेते हैं मुफ्त में। उनको यहाँ पे उनके आप और मैं बाकी चैनल 1.5-2 महीने से उनको डिस्कशन कर रहे हैं, उनके फोटो लग रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, वो कोर्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ यही पार्टीज नहीं होती, और आपकी सैकड़ों पार्टीज तैयार हो रही होती है जो आपके नाम देखती है, आपकी रेपुटेशन देखती है। तो नईम बुखारी साहब को ऑल ऑफ सडन एक उसको मीडियाकर ये लेवल के वकील से वो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल पे आए हैं और साथ ही गायब हो गए। सो लिहाजा नईम बुखारी साहब अपने ऊपर भी रहम फरमाया, अपना फायदा तो उठा लिया उन्होंने, अपने को मशहूर भी करा लिया, और जाते हुए फरमा भी गए थे कि जनाब वही उनका जो जुगत वाला स्टाइल, जुगती स्टाइल, लाहौरी स्टाइल है आपका मादरत के साथ, वो मोक्कल हारते हो तो मैं थोड़ा हारता हूँ। तो ये इसको कॉमेडी शो ना बनाया जो कुछ अर्सा पहले आप चला रहे थे, होस्ट कर रहे थे। ये बड़ा सीरियस केस है, नो डाउट। पाकिस्तान आप आए और बैठे, ब्रेक पे फौरी तौर पे जाना होगा आमिर साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे जनूबी पंजाब के हवाले से कि जनूबी पंजाब के अवाम को NFC अवार्ड के 300 अरब में से 28 अरब का मेट्रो लॉलीपॉप दिया गया, और फिर बल्ले बल्ले भी हो गई, सदकेवारी और कुर्बान भी चले गए। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर से सहाफ़ी हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। हसन, आज मुल्तान में मेट्रो बस का इफ्तिताह किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो तो बड़ा समझ रहे हैं, बड़ा अहम काम किया है, बड़ा अच्छा मंसूबा है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। आप इस मंसूबे को और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब की सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो देखें कि ये मनसूबा जो इन्होंने आज इसका इफ्तिताह किया है, शुरू करने का ऐलान किया है, दुआ करें ये मुकम्मल हो जाए, क्योंकि जनूबी पंजाब के जितने स्कीमों के मनसूबों के ऐलानात किए जाते हैं ये सिर्फ दावों तक होते हैं और सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होते हैं। और फिर उसके बाद इन प्रोजेक्ट से पैसे निकाल कर लाहौर में जो ऑरेंज ट्रेन बन रही है, उससे पहले मेट्रो बस बनती रही और लाहौर के मनसूबा जात पर ही फोकस किया जाता रहा है। आप ये देखिए कि रवा माली साल के दौरान जो उन्होंने पैसे रखे हैं उसमें ऑरेंज ट्रेन के लिए भी पैसे रखे और ख़ासतौर पर ब्लॉक एलोकेशन रखा जाता है। क्लासरा साहब इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर वाजे कर सकते हैं कि ब्लॉक एलोकेशन से किस तरह पैसे डाइवर्ट कर देते हैं। पहले भी माजी में भी इस हवाले से स्टोरीज की जाती रही हैं। ब्लॉक एलोकेशन से पैसे निकाल कर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर मनसूबेजात जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें साफ पानी है, सेहत है और तालीम है, उनके स्कीमों से पैसे निकाल कर सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस लाहौर पर होता है, डाइवर्ट कर दिए जाते हैं लाहौर पर। इसी तरह लाहौर की एक स्कीम बनाई जा रही है, ये भी काम शुरू है केनाल पर, और केनाल को वसअत देने के लिए उन्होंने 2 अरब रुपए, 163 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें थी जो पैसे रखे गए थे, वो पैसे डाइवर्ट कर दिए गए सिर्फ लाहौर की स्कीमों के लिए। हमारा पंजाब का फोकस, पंजाब हुकूमती ओहदेदारों का, शरीफों का फोकस सिर्फ ये मुल्तान और जनूबी पंजाब नहीं है। उनका फोकस सिर्फ ये है ऐलानात करें, दावे करें, बयानात जारी करें, बड़े बड़े इश्तिहारात लगा दें, लेकिन उनका पैसा जो है वो सिर्फ लाहौर पर लगेगा। आपको याद होगा 2010 में जब सैलाब आया था तो शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलानात किए थे, दावे किए थे कि हम यहाँ पर डेरा गाजी खान से मुल्तान तक जो रोड है हम बाकायदा इसको बेहतर बना देंगे, डबल रोड कर देंगे, इस पे इकदाम पैसे रखे जाएंगे। लेकिन अभी तक वो रोड ऐसे ही है और रोड आप देखें वो सड़क जो है वो बंदा काफ़ी जो चंद मिनटों का फासला है वो काफ़ी घंटों में तय करना पड़ता है। ये जनूबी पंजाब की सूरत हाल है। हम वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे साफ पानी पीने को मुयस्सर नहीं, तालीम वहाँ पे मुयस्सर नहीं और ख़ास तौर पर सेहत की जो सहूलियात है जनूबी पंजाब में। हसन, आपने बड़ी इस पे अच्छा खासा काम है लाहौर में, अगर कोई 1-2 अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं उस पे आप उनमें से एक हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो मैं समझा हूँ, जो फेडरल लेवल पे बैठ के 900 बिलियन रुपीस इनका शेयर बनता है पंजाब का एनएफसी में, इनका 50% होता है, 1800 या 1700 बिलियन रुपीस हर साल एनएफसी का बजट होता है सूबों का। उसमें पंजाब ले जाते हैं 50% अपनी उसकी आबादी की बुनियाद पे, गुर्बत की बुनियाद पे, उसकी अंडर डेवलपमेंट की बुनियाद पे। आपके पास कोई डाटा है? क्योंकि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 900 बिलियन रुपीस अगर एक सूबे को मिल रहा है तो 300 अरब रुपये आपको सेंट्रल पंजाब पे लगाना चाहिए, 300 अरब आपको शुमाली पंजाब पे लगाना चाहिए, 300 अरब रुपये आपको जनूबी पंजाब को देना चाहिए हर साल। चले मान लेते हैं कि जब सेंटर में आबादी ज़्यादा होगी, शुमाल में ज़्यादा होगी, इनको आप दे दें जी, इनको 400 दे दें, इनको चलो मान लेते हैं आप उससे ज़्यादा दे दें, तो ये जनूबी पंजाब का कितना फंड बनता है कि आज उन्होंने 28 अरब रुपये अगर उस पर मेट्रो पे लगा लिए हैं। ये तो हर साल का जनूबी पंजाब को कम से कम, जो मेरी कैलकुलेशन बनती है ऑन द बेसिस ऑफ एनएफसी, 300 नहीं तो इनको 200 अरब रुपये तो मिलना चाहिए। अब तक तो उस पर साउथ पंजाब पे पिछले 8 सालों में 9 सालों में उनका शेयर जो बनता है, चले मान लेते 1800 अरब नहीं बनता, वो 1500 अरब तो बनता था, उनका 1400 अरब बनता था। 28 अरब की मेट्रो बनाई है, 16 किलोमीटर आपने लगाए, और मैं खुद मुल्तान का हूँ। ये कुमारा वाले चौक से लेके और ये बहुत दिन जकरा यूनिवर्सिटी तक ये ख़त्म हो गई है। ये मजाक सा महसूस होता है, ना शेरशाह आपको रोड नज़र आता है, ना आपको बहावलपुर रोड नज़र आता है, अंदरूने शहर में कहीं पे आपको इसका नज़र नहीं आता। एक रूट बनाया गया कुमारा वाले चौक से लेके मुल्तान यूनिवर्सिटी तक, और 16 किलोमीटर पे 28 अरब रुपया लगाया है। ज़रा इस पर हमें थोड़ी सी इसकी ब्रीफ करें कि ये डिस्ट्रिक्ट्स को क्या मिल रहा है। सूबे तो ले रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स क्या ले रहे हैं? जी बिल्कुल क्लासरा साहब, देखिए जो सालाना पंजाब का एडीपी है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबा जात के लिए 550 अरब रुपए पंजाब का बजट रखा गया था। उसमें से 119 अरब रुपए, सिर्फ 119.88 जो है 88 जो बनते हैं वो पंजाब के लिए, सिर्फ लाहौर के लिए रखे गए हैं। 119 अरब से ज़ायद सिर्फ लाहौर के लिए हैं, और 431 अरब जो है वो 35 अजला के लिए हैं। और इसमें अगर आप देखें तो लिया जो है वो 2 अरब 67 करोड़ रुपए 58
लाख रुपए के करीब बनता है लाहौर के लिए। और इस तरह जो अगर तरक्याती और गैर तरक्याती मनसूबाजात में अगर हम शामिल किए जाएं तो वो टोटल जो है अब तक 6 खरब 38 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं पूरे पंजाब के लिए, जिसमें अगर आप देखें तो एक बड़ी रकम जो है 6 खरब से जायद जो है वो सिर्फ लाहौर के लिए पैसे जारी किए गए हैं। और इसमें लिया का 2 अरब 67 करोड़, पाकपतन 1 अरब, इस तरह राजनपुर के लिए 3 अरब। और इसमें से भी अगर आप देखें तो 90% जो से जायद जो पैसा है वो सिर्फ गैर तरक्याती चला जाता है और तरक्याती काम वैसे के वैसे ही हैं। हमें जो शेयर मिलता है उसके मुताबिक आप देख लें कि जो लोकल गवर्नमेंट के फंड हैं, जनवरी के लिए जो हमने पैसे रखे थे पंजाब हुकूमत ने कि हम तमाम जो लोकल गवर्नमेंट अदारे नए बने हैं, नया सिस्टम बना है, हम उनके तहत नए पैसे देंगे, तरक्याती काम करवाएंगे, उसमें से भी उन्होंने 50% जो कट है लगा दिया। 1 करोड़ 1 अरब 94 करोड़ रुपए उन्होंने अदा ही नहीं किए। उसमें से भी अगर आप देखें तो लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए जारी किए। और अगर आप बाकी इलाका देखें तो पाकपतन के लिए सिर्फ 81 लाख रुपए जारी किए गए हैं और भावरपुर के लिए जो है वो सिर्फ 109 यूनियन काउंसिल के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए, चंद लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि लाहौर के लिए करोड़ों रुपए इनके लिए खजाने के मुंह। हम आपसे इस पे बात करते रहेंगे हसन, आने वाले दिनों में आपसे हम लेंगे कि यूनियन काउंसिल लेवल की जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है 119 यूनियन काउंसिल भावलपुर के लिए 1 करोड़ रुपया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आमिर साहब से पूछना चाहता हूँ, आज जवेद हाशमी साहब जो है ना वो आज क्राउड में मौजूद थे। वैसे आमिर साहब जो बिल्कुल मियाँ साहब के उसमें खबर ये थी कि कहाँ से गिरे और कहाँ पे जाके बैठे, और मुझे तरस आ रहा था बेचारी तहमीना ना दौलताना साहिबा पे कि नवाज शरीफ साहब ने मेरा नाम नहीं लिया और उनका जो रोना पीटना जो उन्होंने वहाँ पे अपने आंसू बहे। मतलब जवेद हाशमी साहब को देख के मैं आपको हैरानी हुई थी। ये तो नजर आ रहा था, ये पिछले दिन से जो बॉम्ब शेल्स वो ड्रॉप कर रहे थे, सबको अंदाजा था कि वो जो है किसके कहने पे कर रहे हैं। तो आज वो फाइनली ओपन हो गई सीक्रेट जो है, तक थी हैरानी। वो नहीं बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं थी, सबको अंदाजा था कि वो देखिए ना, जिंदगी में इंसान एक गलती करता है और कहाँ से इतना बड़ा बागी, इतना बड़ा लीडर, और वो कहाँ आके ये पे भी नहीं बैठा, क्राउड पे बैठे हुए आम जो उसके अंदर बैठे हुए हैं कि वो पीटीआई के अंदर जो है ना नंबर 2 ऑलमोस्ट इमरान खान के लिए लाजिम था कि उनको अपने लेफ्ट पे रखे, ना रखें तो वो नाराज हो जाते थे। वहां से गलती उन्होंने इस्तीफे की कर ली। उसके बाद वो बाई इलेक्शन हार के अभी उनको नजर आ रहा है कि आगे कोई सियासी करियर नहीं है सिवाय इसके के दरबार में हाजिर हो जाएं और वो भी क्राउड में जाके बैठ जाएं। और ये उनका अगर ख्याल है कि ये नून लीग का एक बड़ा वतीरा रहा है कि ये कुछ लोगों को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ जाए उनकी, जाहिद अहमद की ज़रूरत है क्योंकि लॉ मिनिस्टर कोई ख़ास नहीं है, और पर काफ़ी लोगों का भूलते नहीं है वो, फिर वो मज़ा लेते हैं। अच्छा याद है क्या कहते थे ये, वो टेप चलाएं दोबारा तो वो इज्जत, इनका ख्याल है कि वो दोबारा मिलेगी, मुश्किल है, वो मुश्किल है ऐसा मुझे लगता है। चंद सेकंड से हमारे पास लास्ट में इस पे कमेंट कर लूं, जस्ट एक हाइपोथेटिकल पॉलिटिक्स में सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। पीपल्स पार्टी भी तो उड़ गई है ना पंजाब से, वही भुट्टो साहब जो पूरा लाहौर जीतते थे, पूरा मुल्तान जीतते थे, हार गए ना। इन केस 2018 के इलेक्शन में जिस नून लीग के लिए बेचारे ये शाह जवेद हाशमी साहब इतनी मिन्नत तरले पे उतरे हैं, अगर 2018 के इलेक्शन में, जस्ट पॉलिटिक्स में एवरीथिंग कैन हैपन, अगर ये हार गए तो फिर ये दोबारा इमरान खान के जलसों में भी इसी तरीके पे जाके फिर मिन्नत तरले पे आ जाएंगे, जनाब वो याद करें। अगर जाना था तो क्रास साहब एक तरीका होता है, इतने बड़े अगर आप बागी हैं, इतने बड़े लीडर हैं, तो आपकी एक ग्रैंड अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी कि जना रहे हैं बाइज्जत तरीके से। ये क्या कि जाके क्राउड में जाके बैठ जाए कि जनाब मैं भी बैठा हुआ हूँ, ये जो कहना तहमीना बेचारी की सिफारिश भी मान लें, तो तरला ही है ये, अब और क्या है। तो बस अब यानी आपका मतलब है कि तरलों पे बात आ गई है। ये होता है लास्ट में कह दो, जो मखदूम अभी बने हूं और जो पुराने मखदूम हो ना, उनमें ये फर्क होता है। बस इसके साथ ही क्लास ऑफ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।